अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, बहुत ही दिलचस्प मरहले में खेल दाखिल हो चुका है जिसे कहते हैं गेम ऑफ नर्व्स। तो इस वक्त बिल्कुल गेम ऑफ नर्व्स चल पड़ी है और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उन तमाम रूमर्स का इनडायरेक्टली बड़ा टका कर जवाब दिया इनडायरेक्ट रूमर्स के डायरेक्ट जवाब दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि 35 साल से जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है वो सब एक हो गए हैं। मैं पहले ही कहता था कि वो सब एक होंगे। और मेरे एमएलसी के नौजवानों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये लोग आपसे मुखलिस नहीं। वहीं पे ऑपोजिशन ने भी अपना गठजोड़ मुकम्मल कर लिया है। और माजी में हम जो देखते थे कि पीपल्स पार्टी कुछ बात करती थी, नून लीग कुछ बात करती थी और फजलुर रहमान साहब कुछ और बात करते थे, अगरचे अभी भी बहुत सी चीज़ों पर उनका इख्तलाफ तो बाकी है, लेकिन इस बात पर उनका इत्तफाक हो चुका है कि इमरान खान को घर भेजकर दम लेना है। जबकि इमरान खान साहब ने आज कुछ तफसील यूं बताई कि मेरे खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने वाले कौन लोग हैं, मैं अवाम को बताना चाहता हूं, ये मुजरिमों का टोला है। वजीर आजम साहब का कहना था कि मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ हैं, जो कि झूठ बोलकर गलत बयानी करके अदालत को भी धोखा देकर मुल्क से चले गए और इस वक्त लंदन में जा चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने चोट करते हुए मकसूद चपड़ासी का हवाला दिया कि जिसके बैंक अकाउंट में रातों रात 375 करोड़ रुपए आ जाते हैं और उसको पता ही नहीं चलता। जबकि फजलुर रहमान साहब पर भी उन्होंने चोट करते हुए कहा कि इन्होंने जिस तरह से मज़हब का नाम इस्तेमाल करके मदरसे के वो बच्चे जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, चाहे कोई भी सियासी जमात हो या कोई भी पाकिस्तानी हो, सबको मदरसे के बच्चे उतने ही प्यारे हैं जितने अपने बच्चे। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि फजलुर रहमान साहब सियासत के लिए उन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। और भी काफ़ी धुआंधार तकरीर की, जरदारी साहब का भी जिक्र किया। सो आज के प्रोग्राम में ज़रा हम बात करेंगे कि दोनों तरफ की तैयारी तो भरपूर लग रही है। ऑपोजिशन भी क्लेम करती है कि हमारी नंबर गेम पूरी है। और आज जो मेरी नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत से बात हुई, बड़ी सीनियर पोजीशंस पर बराजमान लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि 172 से कहीं ज़्यादा अरकान हमारे साथ हैं और पीटीआई के अपने ही लोग टूटकर हमारे साथ आएंगे अगर तहरीक अदम एतमाद टेबल होती है। उनका तो ये कहना था कि 1-2 दिन में हो जाएगी, लेकिन वहीं पे कुछ लोग एक डिफरेंट ओपिनियन भी देते हैं कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, हम बहुत जल्द ऐसा नहीं करेंगे, ट्रम्प कार्ड ज़ाया नहीं करेंगे। सो देखते हैं कि क्या होता है। वज़ीर आज़म साहब की भी आज तैयारी उनकी गरज बरस से नज़र आ रही थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब और उनके साथ अकील रेडी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अकील करीम रेडी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप किस तरह से इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं? और जाहिर है कि आप पाकिस्तान के पायनियर्स में से हैं, जो बिज़नेस की बुनियाद रखने वाले लोग, जो माशाल्लाह पाकिस्तान के बिज़नेस को समझते भी बहुत अच्छे से हैं। तो ये भी ज़रा रोशनी डालिएगा इस बात पर भी कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर रिजीम चेंज होती है तो इससे हमारी ओवरऑल मुआशी कारकर्दगी पर और फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, इस वक्त माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ होती नहीं है और उसकी वजह से कितना लॉस होता है ये कोई अब सोच भी नहीं सकता। अब बड़ी मुश्किल से हम देख रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया और अच्छी परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई। सारे नंबर उठा के हम देखें कि काफी बेहतर नंबर थे, लेकिन इसके साथ साथ फिर मामला उलट हो जाते हैं। सियासतदानों की आपस में वैसे बनती नहीं है। होना तो ये चाहिए कि पार्लियामेंट में बैठ के जो कुछ भी है वहां बैठ के बात करते तो ज्यादा अच्छा है। अगर ये मामला रोडों पे ही सेटल करना है तो इस पार्लियामेंट की तो जरूरत ही नहीं है। तो अक्सर हम देखते हैं, और ये कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ ये अपोजिशन ये कर रही है, पीटीआई भी जब अपोजिशन में थी तो ये काम कर चुकी है। तो ये सबके लिए मैसेज है कि भाई इस मुल्क को मजबूत करना है, हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। इस मुल्क के ऊपर अच्छा खासा कर्जा है, छोटे छोटे पैसे लेने के लिए हमें लोगों के सामने झुकना पड़ता है और उसके बाद जो लोग ट्रीट करते हैं, जैसे आईएमएफ ने पाकिस्तान को इस दफा ट्रीट किया काफी हार्ड, तो उससे महंगाई वगैरह बढ़ती है, लोग परेशान होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि माशाअल्लाह अब तो काफी अरसे से पॉलिटिकल लोग सियासत में माशाअल्लाह काफी आगे जा चुके हैं। तो इनको कम से कम इन चीजों का भी सोचना चाहिए कि क्या कल को खुदा न खास कोई इस तरह की सिचुएशन में
गवर्नमेंट को नुकसान होता है या गवर्नमेंट जाती है और बाद में और ज्यादा रिस्क क्रिएट हो जाती है, तो ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है और इसी की वजह से लोग, इन्वेस्टर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहिए, हमें तो बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए। तो ये सिचुएशन मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में ना ये पीटीआई के लिए अच्छी है, ना पीपल्स पार्टी के लिए, ना नून के लिए। मौलाना फजलुर रहमान तो खैर डिसीजन मेकर नहीं है, उनके पास कोई इतनी सीटें नहीं है कि हम उनकी बात करें, लेकिन ये तीन पार्टी के पास कम से कम अच्छी खासी सीटें हैं और ये आपस में पार्लियामेंट में बैठ के अगर बातचीत करेंगे तो ये ज्यादा मुल्क को भी फायदा होगा और हो सकता है इन मसाइल का हल भी निकल आए। अच्छा, ये जनरल साहब, जिस तरह अकील करीम डैडी साहब बात कर रहे हैं कि मिलकर कोई कंसेंसस डेवलप किया जाए, सियासी जमातें आपस में करें, आपको क्या क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पे तो मैं बाद में आप दोनों से सवाल पूछूंगी, पहले तो ज़रा मैं इस पर पूछ लूं कि ये क्या मुमकिन लग रहा है आपको, क्योंकि आज शेख रशीद साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बाकायदा दावत दी है अपोजिशन को मुज़ाकरात की, तो आपको लगता है कि ये कोई मुज़ाकरात पर मानेंगे? अब जिस तरह से एक तरफ सिंध हुकूक मार्च पीटीआई निकाल रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके आ रही है, तो इस वक्त ये कोई मुज़ाकरात का आपको लग रहा है कि मूड है सियासी जमातों का? जी जनरल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जनरल साहब की ऑडियो जी ठीक है, जनरल साहब की ऑडियो का कुछ इशू है, उसको फिक्स करते हैं। अकील करीम डैडी साहब, मैं वापी की तरफ आती हूँ। आपने वैसे तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बात की है, जो हम सब की ख्वाहिश भी है कि सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचें, लेकिन ऐसा मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में लगता नहीं है। तो इसका आपको क्या हल नजर आता है? किस तरह से फिर इनको सेम पेज पे बिठाया जाए, जो आप ही बात कर रहे हो और आज शेख साहब ने भी बात की? ख्याल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इनको दावत दे तो वो ज्यादा बेहतर है। शेख रशीद ने दावत दी, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को भी आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ से सख्त बयानात आ रहे हैं और अगर पीपल्स पार्टी ने अगर ये तहरीक शुरू की है तो पीटीआई ने भी इसके सामने जवाबन सेम काम किया है, जो कि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट में बैठ के इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ ये है कि आप इनको दावत दें, मिल के बैठे। 1-1.25 साल रह गया, इस 1 साल में अगर वो कामयाब भी हो जाते तो ज्यादा उनको नुकसान ही होगा, फायदा इनको भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसका फायदे और नुकसान के अलावा आप ये देखें कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की बिजनेस एक्टिविटीज को कितना बड़ा नुकसान होगा। और लोग जो है, जो इस वक्त बहुत जबरदस्त आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडस्ट्री में, बिल्कुल सीपेक आपका बहुत आगे जा रहा है। आप लोगों ने हमारे जो चाइना रशिया टूर हुआ है उसमें भी काफी ज्यादा अच्छे डिसीजन हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इस पॉलिटिकल इशू पे और वो जो अपना रशिया की जो वॉर है उसमें सारी चीजें चुप गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत है बैठने की, और वो बैठ के मैं समझता हूँ सब अपने अपने मकासद अचीव कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इलेक्शन बिफोर टाइम भी करवाए जा सकते हैं बैठ के बात करके, अगर वो ये समझते हैं कि नहीं हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हुकूमत बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी टीम गवर्नमेंट की, जो इमरान खान के साथ जो लोग हैं, वो भी उतने ही कमजोर लोग हैं जितने पिछले दौर में हमने देखे हैं। तो इमरान खान को भी अपनी टीम को मजबूत करने की जरूरत है, उन लोगों को आगे लाने की जरूरत है जो लोगों के साथ खामोखा की रिफ्ट ना करें और बिजनेस एक्टिविटीज पे फोकस करें। बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान ने खुद जो पॉलिसी बनाई है वो एक अच्छी पॉलिसी बनी है और ये हमारे मुल्क को बहुत आगे ले जा सकती है अगर ये बैठ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए। बिल्कुल तो मैं ठीक। समझता हूँ कि अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ रुख कर सकते। माशाल्लाह। जी जैल साहब, आप अकील करीम डैडी साहब की बात से क्या मुत्तफिक हैं कि इस वक्त उनको बैठना चाहिए? और दूसरा मेरा वही सवाल
कि क्या आपको लाइक्लीहुड लगता है कि इस वक्त बैठ सकेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से तकरीरें बहुत पुरजोश तरीके से चल रही हैं। और मैं अकील करीम रेड्डी साहब की इस बात से वैसे मुत्तफिक हूँ कि हुकूमत का काम परफॉर्म करना होता है, अपनी खामियों को दूर करके अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करना होता है। हुकूमत का काम जवाबन उल्टा एहतजाज और ये मार्च वगैरह करना नहीं होता। व्हाट्स योर टेक ऑन द मैटर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, दोनों नुकात पे मैं बात करता हूँ। पहली बात ये है कि मुज़ाकरात तब हों अगर मुज़ाकरात के लिए कोई इशू, कोई एजेंडा, कोई चीज मौजूद हो। वो तो है ही नहीं। सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमने खान को हटाना। खान नहीं हमें पसंद, खान अच्छा नहीं, खान हमें कहता है कि अकाउंटेबिलिटी करनी है, खान कहता है चोट पकड़ने हैं। तो झगड़ा तो ये है। अगर झगड़ा मिसाल के तौर पे अगर पॉइंट होता हमारी ऑपोजिशन की हुकूमत इकोनॉमी को खराब कर रही है, इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही, हमारे साथ बात करें बैठ के, हम भी, हमारे पास भी सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास भी ऐसी राय है जो हम दे सकते हैं जिसके अमल हो तो आपकी मुश्किल आसान हो सकती है, क्योंकि मुल्क के लिए काम करना है। और फिर अगर हुकूमत बातचीत ना करती तो मैं कहता जिनको बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। आप यूं देखिए कि जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया और हल्फ उठाने थे हमने, तो उस वक्त मौलाना ने फाइल करने की कोशिश की आप जाके हल्फ ना उठाएं। उस वक्त तो हुकूमत की कारकर्दगी का कोई मसला ही नहीं था, अभी तो कारकर्दगी शुरू ही नहीं हुई थी। लेकिन पहले दिन ही मौलाना घर को गिराने के चक्कर में थे। अब भी उन्होंने ये कहा है कि खिजां को रुखसत करना है, बाहर आए ना आए, यानी आपके साथ उसके बाद क्या बीतती है वो जहन्नम में आप जाएं, हमने तो सिर्फ इस शख्स को गिराना है। इसी तरह अब वो कह रहे हैं दूसरे मुल्कों को कि इसको वजीर आजम मत समझे, इसकी बात ना माने। तो यहां कोई आपको नजर आती है बातचीत वाली बात? मुल्क का ख्याल अगर किसी को होता तो बातचीत की तरफ आते, वो बिल्कुल दुरुस्त है, बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन मुल्क के मसाइल का तो इशू है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो राल टपक रही है लालच की, जो कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। मैं, मौलाना बेरोजगार है बड़े अरसे से बाहर, बाकियों के भी मसले हैं कि जी वो हुकूमत में नहीं आए तो केसेस हो गए। अब ये केसेस तो इनके खिलाफ फैसले नहीं होंगे, हमारा सिस्टम जो है वो करप्ट और चोर आदमी को इंतहाई सपोर्टिव है, सपोर्ट करता है। लेकिन डेफिनेटली तकलीफ तो है ना, अदालतों में आना जाना हो गया, वकील भी किए हुए हैं, झूठ भी आपको सुबह शाम बोलना पड़ता है, तो ये मसले हैं। तो नेचुरली उसकी वजह से तंग है और वो चाहते हैं कि ये शख्स हमें नजर ना। तो पहला इशू तो उनका ये। दूसरी बात जो आपने क्या था, आपने पूछा क्या चीज? जी, दूसरा मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको ये वही बात के मुमकिन नजर आता है कि होगा, क्योंकि जाहिर है अगर ये सब मिल बैठे तो फायदे की बात तो बहुत है। क्योंकि अकील करीम रेड्डी साहब ने बड़ी दुरुस्त बात कही कि हर पार्टी में ही अच्छे बुरे लोग तो होते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब की अपनी टीम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ठीक ठाक खामियां हैं और उनको भी ठीक किए जाने की जरूरत है, जो हर आने वाली हुकूमत की छतरी तले दोबारा से निजाम में घुस जाते हैं। तो ये बेहतरी तो हर जगह ही लाने की गुंजाइश भी है, ज़रूरत भी है, लेकिन फिर कौन इनको मिल के बिठाएगा? और दूसरा मैं एक क्लब कर देती हूँ सवाल और फिर अकील करीम रेड्डी साहब की तरफ भी जाऊंगी। ये जो हमारे कुछ फॉरेन मिशंस हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन को मिल रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर दे ट्राइंग टू सेंड अक्रॉस? क्या वो इमरान खान को कोई मसल फ्लेक्स करके दिखाना चाह रहे हैं कि आपने रशिया यूक्रेन इशू पर जरा न्यूट्रल रहे हैं तो आ जाएं जरा फिर? देखिए, बात यह है कि बाहर के हुकूमतों, बाहर के मुल्कों को इमरान खान पसंद नहीं, ये हमें भी पता है। लेकिन जब वो देखें कि अंदर ही आपके लोग खुद एक माहौल पैदा कर रहे हैं जहां ये इसको हटाना चाहते हैं, तो वो अपना हिस्सा डालने के लिए आगे आ जाएंगे, लाजमन आएंगे। वो आपकी अपनी नाइतफाकी, आपका अपना झगड़ा, उससे फायदा उठाना तो हमेशा से ये असूल है। दुश्मन जो है वो उससे फायदा उठाता है। जब घर के अंदर ही इख्तलाफात बढ़ जाएं और वो आ जाए पब्लिक में, तो फिर वो, मैंने जैसे कहा कि मौलाना ने बाहर दूसरे मुल्कों से अपील की है कि इमरान खान को वजीर आजम ना समझे, इससे कोई वादा वहीद ना करें। तो बिल्कुल सही। आप सोच लीजिए ना कि ये तो दावत देने वाली बात है दूसरों को कि आप आए आके तमाशा देखें। अब चीज ये है कि ये सारा किस्सा जो है, ये जैसे आपने इब्तदाइया में भी कहा कि ये नफ्सियाती मसला है। इस वक्त एक प्रेशर नफ्सियाती बिल्डअप किया जा रहा है। बात सारी इतनी है
कि आज ना ऑपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं और ना ही गवर्नमेंट को पूरा यकीन है कि ये लोग खिसक नहीं जाएंगे। हर मौसम के परिंदे हर किसी के पास हैं बिल्कुल और सही, वो अपनी कीमत मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अगर कीमत जो है वो उनको इसी कंपटीशन में अगर उनको अपनी कीमत पड़ती नजर, तो किसी से क्यों वादा करें फौरी तौर पे? अगर उसको ये नजर आए कि ये मेरे पीछे के मेरी कीमत बढ़ा रहे हैं, तो वो कमिटमेंट नहीं करेगा। नतीजा ये कि इनमें से कोई भी किसी को भी पूरा यकीन नहीं है कि हम जीत रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप अकील जो है करीम वो अकील नजर करीम आया। डैडी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं क्विकली आपसे एक सवाल पूछती चलूं। आपकी नज़र में पीटीआई हुकूमत ने अभी तक अगर उनकी कारकर्दगी को देखा जाए तो उसमें कौन सी कोई दो तीन अच्छी चीज़ें उन्होंने की और कौन सी दो तीन ऐसी चीज़ें, जिस तरह आपने टीम की चॉइस की बात की, किन किन जगहों पे उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन से? सबसे जो बड़ी बात है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी दी है पाकिस्तान को और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आम आवाम के लिए इतनी सारी चीजें पहले आज तक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। हेल्थ कार्ड, एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, ये सारे रिजल्ट इसके आपको यकीन नहीं आएगा। मैं आपको कहता हूँ कि इतने अच्छे इसके रिजल्ट आने वाले दिनों में आप देखेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर पॉलिसी आपकी बहुत अच्छी बनी है, ऑटो पॉलिसी अच्छी बनाई है आपने, लेकिन दूसरी तरफ जो इनका फेलियर है, ये जो एफबीआर रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, एफआईए में रिफॉर्म्स, एंटी करप्शन, ये सारे इनके इदारे बिल्कुल ही कंप्लीटली फेल है, कंप्लीटली। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में लोगों के साथ किसी भी सूरत में ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम इमरान खान से सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे कि ये आपके एससीसीपी, कंपटीशन, ये सारे इदारों में काफी बेहतरी आएगी, लेकिन ये सारे इदारे पहले की तरह, बल्कि मैं तो स्लाइटली थोड़े ज्यादा बुरे समझता हूँ पहले से। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है और इमरान से पब्लिक जो एक्सपेक्ट करी थी कि इमरान खान के होते हुए कोई गलत काम नहीं होगा, तो इन इदारों को और फिर आपकी जुडिशरी से तो मैंने कहा उम्मीद है हमें बिल्कुल ही दम तोड़ गई है। तो इन जगहों से अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो फिर तो आवाम का तो फायदा कुछ भी नहीं हुआ ना, क्योंकि लोगों को इंसाफ मिलेगा तो आंख बंद करके कोई बाहर नहीं जाएगा। हर आदमी पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटी है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। बिल्कुल सही। मैं ये कहता हूँ आपके पास एक घर है, उस घर पे अगर कोई कब्जा कर लेता है, फिर वो घर ही आप ना छुड़ा सके तो आप इस मुल्क में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो गया। रेड्डी साहब, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे और एक दो बहुत अहम इशूज़ पर भी बात करेंगे, क्योंकि अब मैदान बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और अब खेल जिस मरहले में दाखिल हो चुका है उसमें इंटरनेशनल क़ुव्वतों की भी अब हम स्मेल कर रहे हैं कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट की कुछ कोशिश जो है वो बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ रही है। इस हवाले से हुकूमत की क्या तैयारी है और जो आलमी ताकतें हैं जो पाकिस्तान से कभी भी खुश नहीं रहीं, जो डू मोर कहकर पाकिस्तान को ग़ुलामी करवाती रहीं और पाकिस्तान भी माजी में कान पकड़ कर उनकी ग़ुलामी करता रहा, उनको अब पाकिस्तान का ये एब्सोल्युटली नॉट वाला चेहरा कबूल नहीं हो रहा। सो इसे कैसे डील करेंगे आने वाले दिनों में, इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी अकील करीम डैडी साहब से और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से। गुफ्तगू का महवर ये था कि हुकूमत ने आज तक क्या अच्छे काम किए और क्या क्या उनके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, जिस पर अकील करीम डैडी साहब ने बहुत अपना मुफस्सिल तज्ज़िया भी किया और जनरल साहब ने भी कुछ बहुत अहम बातों की तरफ निशानदेही की। अब ज़रा हम आते हैं तहरीके अदम एतमाद की तरफ। जनरल अमजद शुएब साहब, आपकी क्या रीडिंग है, आपकी खबरें क्या हैं इस हवाले से? क्या ये टेबल होने जा रही है? क्योंकि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास मेंबर्स ज़्यादा हैं, हमारे पास ज़्यादा हैं। अब तक 3.5 साल में हमने देखा कि जब भी फाइनली वो दिन आता था जिस दिन अपने नंबर गेम दिखाने की बारी आती थी,
तो सिवाय यूसुफ रजा गिलानी साहब के सेनेटर बनने के कोई भी कामयाबी ऑपोजिशन को हमने समेटते हुए नहीं देखा। इस दफा आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए मलिका, ये है कि इस वक्त जो ऑपोजिशन है वो अगर किसी को ये कहे कि हम आपको टिकट दे देंगे, हम ये करेंगे, वो तो ये बातें हैं हवा में। कब इलेक्शन होते हैं उस वक्त उनकी क्या कंपल्शंस हैं, किसको देते हैं, क्या। लिहाजा यहाँ बातचीत हो रही है अब नकद पे। हुकूमत के पास पोजीशंस हैं कि वो किसी को oblige करना चाहे, कोई उसको कोई कॉरपोरेशन किसी का हेड लगा दे या उसको पकड़ के कोई वजारत दे दे, कुछ कर दे, लेकिन ऑपोजिशन इस पोजीशन में नहीं है। नतीजा ये है कि आज अगर ऑपोजिशन के पास ये नंबर पूरे होते तो 24 घंटे के अंदर 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 आप देखते कि यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मूव चले जाती। उसकी वजह बुनियादी यही है कि जब दोनों तरफ से खींचातानी हो, दोनों तरफ से बोलियां लग रही हो, तो फिर इंडिविजुअल 24 घंटे भी इंतजार नहीं करते, बदल जाते हैं। लिहाजा आपके लिए वो लम्हा एक बड़ा अहम होता है कि आज हाथ आए हुए हैं, तैयार हैं, माने हुए हैं, आप फौरन नो कॉन्फिडेंस कर। जो ये कहा जाता है कि बस हम तैयार हैं, आ रही है और डेट कोई नहीं, वक्त कोई नहीं, तो वो इसी वजह से है कि मुतज़ल्ज़ल हैं, इनको डर है कि वे नंबर पूरे नहीं होंगे, क्योंकि लोग पूरा वादा वो तय नहीं करते इस तरह, वो वेग चीजें रखते हैं इसलिए कि दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त इनके लिए भी एक तकलीफ दे मरहला है, और बाकी वो आसाबी जंग हुकूमत के लिए भी है, क्योंकि हुकूमत के भी ज़हन पे प्रेशर है। उनको भी पता है कि कौन कौन से इनमें से ऐसे मोरे हैं जो खिसक सकते हैं, दाएं बाएं जा सकते हैं, उनको भी अंदाजा है। लिहाजा वो उन पे निगाह रखे हुए हैं। तो इस वजह से मेरा अपना अंदाजा है कि ये इसी तरह वक्त निकल जाएगा, और ये नो कॉन्फिडेंस लाना फिलहाल मुझे लगता है कि इनके लिए मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, भी नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। ज़रा उनसे भी पूछे उनकी कैसी तैयारी है। सिद्दीकुल फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अमजद शुएब साहब की गुफ्तगू सुनी है, आपकी क्या तैयारियां हैं? क्यों ऐसे ख़तरनाक इल्ज़ाम आप पे लग रहे हैं कि आप लोगों को कोई फ़ॉरेन फंडिंग आ रही है, कोई बैरूनी मदद आ रही है इमरान खान की हुकूमत हिलाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिया साहिबा। बात यह है कि इल्ज़ाम लगाम लगाने और दावे करने में तो पीटीआई वाले जो हैं उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। 100 दिन में इनकलाब लाना और 90 दिन में सारे मगरमच्छ पकड़ना और 35 पंक्चरों पर फिर माजरतें करना वगैरह वगैरह, तो इनके दावे जो हैं वो इनके ट्रैक रिकॉर्ड की रोशनी में अगर देखें तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। रह गई तैयारी की, अदम एतमाद। अगर अपोजिशन की तैयारी ना होती तो इमरान खान साहब क्यों हर दर पे जा रहे हैं और दर दर की खाक छान रहे हैं, और चेहरे का रंग जो है वो अब उड़ा हुआ है, उड़ी उड़ी रंगत है। तो बाकी रह गई, अब चंद दिनों की बात है, मालूम हो जाएगा, पीटीआई वालों को भी मालूम हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से। हमारी जिद्दोजहद और इनकी अपनी जो नाकामियां हैं जिनकी वजह से इनके अपने लोग अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख समझ के अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। सही। अगर अच्छा, इन्होंने कुछ कारकर्दगी दिखाई होती, आप लोगों ने तो काफली के साथ खुशी गमी के हर किस्म के आपने ताल्लुकात तोड़े हुए थे। आप लोग तो ना आने देते थे ना खुद जाते थे, तो गए तो आप लोग भी हैं चौधरी बरादरान की तरफ, कोई कितने साल बाद, कम से कम एक दिहाई तो होगी। कॉन्फिडेंस का मैंने वो जवाब दिया। मैं अब आपके सवाल का ये जवाब देता हूं कि बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारी कोशिश ये थी, है, रहेगी कि जो इनके इत्तेहादी हैं, चूंकि उनके अंदर से पैगामात हमें मिलते रहते हैं। कई दफा उनके तर्जुमानों ने पीटीआई हुकूमत और इमरान खान साहब के हवाले से शिकायतें शिकवे जो है वो बरसरे बाजार किए हैं, टॉक शोज में किए हैं। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको याद होगा जब चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि जो माशी हालात मुल्क में चल रहे हैं, जल्द वो वक्त आएगा कि कोई वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर हमने उनसे राब्ता किया है तो उम्मीद है कि वो ठीक फैसला करेंगे। अच्छा, आपकी नंबर गेम आपकी पूरी है, मतलब देखें अभी तक सिवाय यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बनाने के आप लोग प्रैक्टिकली पिछले 3-3.5 साल में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके, अगरचे आप लोग बहुत कॉन्फिडेंटली दावा करते थे कि हमारी नंबर गेम अच्छी है।
तो इस दफ़ा आपके राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, बिलावल साहब भी फरमा रहे हैं कि जी कोई प्रेशर नहीं है, कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। जिस तरह पहले आप लोग 3 साल इल्ज़ामात आयद करते रहे, इस बार इल्ज़ामात आयद आप नहीं कर रहे। तो हम क्या उम्मीद रखें कि आइंदा आने वाले 48 घंटे की, फजलुर रहमान साहब की तो 48 घंटे छोड़कर अब 72-96 घंटे होने को आ रहे हैं, अब कोई 48 घंटों में हम उम्मीद रखें कि टेबल हो जाएगी अदम एतमाद? देखिए, टेलीफोन कॉल की बात बजाते खुद बहुत कुछ बता देती है। तो अब टेलीफोन कॉलें नहीं हो रही, बहुत से लोग कंफर्म कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सियासत में टेलीफोन कॉलों को जो है उनका किरदार होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपने जो 48 घंटे मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की है, तो फिर बिलावल भुट्टो साहब ने यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात की कि हमें पहुंचने दें, हम अपना लॉन्ग मार्च जो है ना वो वहाँ इस्लामाबाद पहुंचा दें, और इसलिए ये भी कहा गया कि आप लोग जल्दी पहुंचे। बिल्कुल, तो कोई बात ठीक नहीं, 48 घंटे 2 ज़रब 3 कर दें, 48 को 2 3 से ज़रब दे दें, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल वो सही। अपना पहुंचते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह टेबल हो जाएगी। अभी तो बहुत सी बातें और भी हैं कि आया अच्छा, ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद आनी है या किसी और के खिलाफ भी आनी है, अभी तो ये भी सीगाए राज में है। तो चलें, ये तो आप लोग स्पीकर के खिलाफ लाएं या जिसके भी खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ लाएं, वो तो जाहिर है कि आप में भी आ सकती है। वो जैसे भी आप करें। वैसे तो पंजाब में लाके आप लोग अपना ही नुकसान करेंगे। बुज़दार साहब ओन गोल्स इतने करते हैं कि वो पीटीआई के अपने लोगों ने उनको इतना एक्सेप्ट नहीं किया। जाहिर है वो आपके ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित हुआ आपके लिए। लेकिन एक बहुत अहम सवाल सिद्दीकुल फारूक साहब जी के फ़र्ज़ किया कि अदम एतमाद आ गई, टेबल हो गई, और फ़र्ज़ किया कि इमरान खान उसमें कामयाब हो जाते हैं और वो तहरीक अदम एतमाद फ़र्ज़ किया नाकाम हो जाती है। तो अब जबकि आप सब लोग कह चुके हैं कि कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, सो अगर इस बार भी इमरान खान जीत जाते हैं तो क्या ये तस्वुर किया जाए फिर कि आप लोग मान जाएंगे अपनी शिकस्त और आप कहेंगे कि भाई इमरान खान को हम मान गए हैं और अब 1.5 साल हम आराम से बैठेंगे और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, सियासत बराए सियासत नहीं होगी? तो ये है मलिया साहिबा कि रियासत पाकिस्तान के मफादात को कितने नुकसान पहुंच चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अवाम की जिंदगी को किस हद तक अजीरन कर दिया गया है। ये दो बातें सामने रखनी हैं, वरना हमने तो लब्बैक के धरने में भी इनका साथ दिया, पूरी अपोजिशन ने। इंडियन एग्रेशन में भी रियासत पाकिस्तान के लिए हम साथ खड़े हो गए। फिर जब कोरोना का मामला आया तब भी हम साथ खड़े हो गए। फिर हमने इक्तिसादी चार्टर के लिए भी इनको कहा और हमने कहा हम आपका साथ देंगे। ये बात उस वक्त थी। अब इनके माशाल्लाह हाथों से जितना नुकसान पहुंच चुका है, तो फर्ज करें, जो आपने भी कितनी दफा कहा, मैं भी 10 दफा कहता हूं, फर्ज करें फर्ज करें फर्ज करें, अगर ये नाकाम होती है तो फिर हम लॉन्ग मार्च जो है वो पीटी अपना हमारा पीडीएम का भी है, और फिर हम समझेंगे कि ये क्या खेल खेला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मफादात को अब हम, रियासत पाकिस्तान के मफादात को और अवाम के मफादात को अब मजीद कुर्बान नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, यानी थोड़ा मतलब है कि जे तुसी जित गए तो रिजल्ट ठीक होएगा, इफ यू लूज तो रिजल्ट जो है वो कोई खेल खेला गया और रिजल्ट खराब आ गया। हाँ, तो फिर खेल है, फिर असी इंशाअल्लाह उल अजीज फिर वो खेल खेल के दिखावांगे जेड़ा सियासी मैदान विच खेलना चाहिए। चलो फिर अगे थोड़ा मुकाबला भी फिर कप्तान नाल है, फिर तैयार होना तुसी? कोई गल नहीं है, कप्तान शब्द हुण कप्तानी वाली गल कोई नहीं। 70 साल तो उत्ते हो गए ने, हुण इन्हां दियां मिट्टी दा पहलवान ते लत्तां रेत दियां लमटींग ते बुगदे ठा। चलो जी, नवाज शरीफ साहब दी भी उम्र लगभग उतनी है, लेट्स सी हु विंस। जल हम तो कप्तान साहब दी गल कीती है ना, कप्तान ते फिर क्रिकेट टीम दे सन ना जी। हाँ जी बिल्कुल थे, और नवाज शरीफ साहब भी बड़े बड़े क्रिकेटर रहे हैं जनाब, जिमखाना में बड़ी जबरदस्त वो भी क्रिकेट खेलते रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा मतलब है पाकिस्तान दे कोई ऐसे स्टार नहीं बने के प्रोफेशनल क्रिकेटर हों। लेकिन जी हमारे लिए तो देखें, हमारे लिए तो बहुत बड़ी हस्ती है ना नवाज शरीफ साहब, भले फिर अंपायर मिला के जिमखाना में भी खेलते थे। नवाज शरीफ साहब सियासतदान हैं और वो माशाल्लाह 82 तो से सियासत कर रहे हैं और अब तक वो सियासत ही कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ी कामयाब सियासत की है। एटमी धमाके उन्होंने माशाल्लाह किए, मोटरवेज उन्होंने बनाए, पाकिस्तान में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग उनके हाथों अल्लाह ने खत्म करवाई, बड़े बड़े मंसूबे बनवाए। करप्शन की वजह से पाकिस्तान का नाम भी तो बदनाम हुआ ना सर। 3 बार के वजीर आजम साहब थे, की जरूरत सी इकामा लैंड दी।
जैन साहब, लास्ट कमेंट। सिद्दीकुल फारूक साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। देखते हैं आगे क्या नतीजा निकलता है। लास्ट मिनट, आप क्या समझते हैं आगे क्या होने जा रहा है? सिद्दीकुल फारूक साहब बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम जीत रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैरी द डे। बिल्कुल होंगे, लेकिन मसला ये है कि यहाँ दोनों, आप देखिए क्या क्लेम करते हैं, ऑपोजिशन के भी कई कॉन्टेक्ट हैं, इनकी सफों में भी तो वो लोग होंगे ना जो अपने आप को अपनी कीमत वसूल करना चाहेंगे। तो बात यह है कि ये पार्टी, मैंने जब कहा था कि मुशर्रफ के दौर के 100 से ज्यादा लोग इनके साथ आके मिले, तो वो हर दौर के वो लोग हैं जो दाएं बाएं फिरने फिराने वाले हैं, हर पार्टी में ठीक हो मौजूद। गया। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट जनरल साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब आपसे मुलाकात होगी तब तक कुछ ना कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका होगा, और अगर तब तक भी ना हुआ तो हम इंशाल्लाह मिलकर फिर एक पॉलिटिकल इस लस्सी पर बहस करेंगे कि क्यों इस लस्सी को इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है। वक्त हुआ है अब इख्तिताम का। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।